वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक में इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज में आपका वहाँ वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है बर्डन ऑफ प्रूफ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 101 से लेके 114 तक जाएगा और इसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू द बर्डन ऑफ प्रूफ एंड इट्स ओनर्स इट्स गिवन अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इन चैप्टर 7 पार्ट 3 ऑफ द एक्ट। पार्ट 3 में हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर 7 में बर्डन ऑफ प्रूफ दिया हुआ है। अभी क्या है कि ये बंदा है ए, ये है बी। अब इसको कुछ क्लेम करना है इससे कि ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी इवन मेरी है। इफ़ यू वांट एजर्ट समथिंग, कुछ एजर्ट करना है आपको, कोई अपना राइट एजर्ट करना है, जैसे कि इसने राइट ऑफ पोजेशन जो इसका था उसको वायलेट किया, तो ये राइट ऑफ पोजेशन है ना। इफ़ यू वांट टू प्रूव समथिंग, कुछ आपको प्रूफ करना है, कुछ एजर्ट करना है, कुछ क्लेम करना, तो आप क्या करोगे? दैट इज द थिंग। यू नीड लीगल बर्डन, एविडेंशियल बर्डन एंड बर्डन ऑफ एडमिसिबिलिटी। एक लीगल बर्डन चाहिए इसके खिलाफ, बी के खिलाफ, आप उसको प्रूव कर पाओ। साथ ही साथ एविडेंशियल बर्डन, मतलब आप एविडेंस लीड करो जो कि एडमिसिबल एविडेंस हो। आप कुछ भी नहीं लीड कर सकते हो। इट मस्ट बी कम अंडर द एम्बिट ऑफ एडमिसिबिलिटी। तो अंडर द इंडियन लॉ, until and unless an exception is created by law, अगर कोई exception create किया जाता है by the law, the burden of proof lies on the person making any claim or asserting any fact. burden of proof has three meaning, मतलब अगर किसी बंदे ने कोई क्लेम किया है कि मैं निर्दोष हूँ, कोई आप पे आरोप लगा है कि आपने लास्ट टाइम आप देखे गए थे, लास्ट टाइम उस जिसका मर्डर हो गया लास्ट टाइम आपको देखा गया था, तो यू नीड टू क्लेम या एजर्ट दैट मैंने लास्ट टाइम नहीं, मैं उसको मैंने यहाँ पे छोड़ा, उसके बाद मैं गया, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसी प्रकार से अगर आपको क्लेम करना होगा किसी भी तरह का राइट, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ लैंड, राइट ऑफ कि ये जो बॉन्ड है ए और बी के बीच में सही ढंग से एक्सिक्यूट नहीं हुआ है, या फ्रॉडली ये बॉन्ड आपने एक्सिक्यूट किया ए और बी के बीच में, आपका ये दावा है कि ये बॉन्ड एक्सिक्यूट जो हुआ है बाय द फ्रॉडली, फ्रॉड मीन्स आपको बी ये प्रूफ, ये एक्सक्लूड जो करना है फ्रॉड मीन्स, ये कैसे करना होगा? बाय लीगल बर्डन ऑफ प्रूफ एज अ मैटर ऑफ लॉ, प्लीडिंग द बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ केस वेदर बाय प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जैसा भी केस रहे उस हिसाब से आपको वहाँ पे उस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ए और बी जो मेरे और एक्स के बीच में जो है बॉन्ड एक्सिक्यूट हुआ, उसे फ्रॉडली किया गया है, उसमें फ्रॉड किया गया है। तो यू नीड टू प्रूव द केस, है ना। या इसको स्टैब्लिश कैसे कीजिएगा? वेदर बाय प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस और बियॉन्ड रीजनेबल राइट। आप जानते हैं कि सिविल केसेस में हमारे पर प्रूफ करने का जो ओनस होता है वो थोड़ा कम होता है, आप प्रीपॉन्डरेंस एविडेंस। लेकिन जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसके बाद आता है एविडेंशियल बर्डन, आपको ये करना है, आपको कुछ एविडेंस तो देना होगा ना, बस मुंह से बोल देने से कुछ तो होता नहीं है। तो यू नीड टू एड्यूस एविडेंस टू एस्टैब्लिश सर्टेन फैक्ट और एडमिसिबिलिटी। ये तो कोर्ट देखेगा कि आपने जो एविडेंस लीड किया है क्या वो एडमिसिबल है या नहीं। तो सेक्शन 101 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। whoever desire, जो चाहता है, any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact he assert must prove that those fact is। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्लॉट ए और बी में, ये ए मैं हूँ, ये प्लॉट मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तब देखिए यहाँ पे क्या है, हु एवर डिजायर एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट टू एनी लीगल राइट और लियाबिलिटी डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस फैक्ट ही स्टेट। अब इसका बोलना कि ज़मीन मेरा होना चाहिए, लैंड मेरा होना चाहिए, मस्ट प्रूव दूस फैक्ट इज दिस। तो इसको भाई फैक्ट तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। आपको लैंड मुटेशन में, वंशावली में, आपको कहाँ से सक्सेशन में आया, टेस्टामेंट्री सक्सेशन में आया, विल में आया, इसका पूरा बात तो प्रूफ करना होगा। तो सिंपल सा बात है, जिसने कोई क्लेम करना है, जिसको डिनाई कर रहा कोई लियाबिलिटी का, यू मस्ट हैव टू एस्टैब्लिश योर केस। when a person is bound to prove the existence of any fact, it said that he has a burden of proof lies on that person। अब कभी कभी आप पे burden of proof क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि आपको वो करना है। when a person is bound to prove,
कभी कभी क्या होगा, बाउंड हो जाएंगे आप, आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट को प्रूफ करना है, नहीं तो आप बच नहीं पाइएगा। जैसे सेक्शन 102 कहता है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाई, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है? बर्डन ऑफ प्रूफ आप समझ गए हैं कि जब आप कोई फैक्ट, आप भी सोचिए जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में भी जब हमें कुछ प्रूफ करना होता है, बस छोटे थे हम लोग, कोई सामान घर में रखा है, दो भाई हैं, कुछ टूट गया, आपके दोनों भाइयों के बीच में व्हाट यू हैव टू डू, एक बर्डन ऑफ प्रूफ होता था। मदर आई तो आपको बताना होता था माँ को, इसने तोड़ा है, यू हैव टू लीड योर केस। अगर उसने लीड कर दिया एविडेंस कि आपने तोड़ा है तो आप पिटाओगे। तो यही चीज़ आज के सिनारियो में भी हो रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ में, कि अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हो या एजर्ट कर रहे हो या डिनाई भी कर रहे हो कई 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 केस में, तो यू नीड टू एस्टैब्लिश द केस। और ये एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा केस का? बाई एड्यूसिंग एविडेंस। और वो एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं वो कोर्ट चेक कर लेगा। तो सेक्शन 102 कहता है कि आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ होता किस पे है? द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन अ पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेयर गिवन ऑन ईदर साइड। अब ए और बी के बीच में ट्रायल या सूट चल रहा है। अब इसमें इसका कहना है कि अगर दोनों के बीच, दोनों ने अगर कोई एविडेंस नहीं दिया कि इसने भी एविडेंस इज इक्वल टू जीरो, इसने भी एविडेंस इक्वल टू जीरो, स्टिल अगर ए फेल कर, स्टिल ए फेल करेगा, इसे किसी भी हाल में क्या करना है? एविडेंस लीड करना है। दैट मीन्स ये बाउंड है टू टू रिमूव द बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे कि लास्ट इन थ्योरी में होता है ना कि लास्ट टाइम आपको देखा गया, उस जो आदमी का मर्डर हो गया, जो आदमी अब दुनिया में नहीं है, आपको लास्ट टाइम उसके साथ देखा गया था। आपको अगर मान लीजिए दोनों टाइप से कोई एविडेंस लीड नहीं किया गया, स्टिल यू हैव बर्डन कि आपको बताना है कि उस प्लान क्या आपने किया कि नहीं किया। तो इलस्ट्रेशन देखिए, आप समझिए, ए डिजायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड। ए कहता है कि सर बी को इस क्राइम के लिए एक्स क्राइम की सजा दी जाए, ठीक है। ए जब कहता है तो ए मस्ट हैव टू प्रूफ, यही वो लिखा है, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एजर्ट कर रहा है या क्लेम कर रहा है। A desire a court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B by reason of fact which is he assert and which we denies to be true. A must prove the existence of said। वही सेम चीज, ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है अगर, तो आपको जिसने क्लेम किया कि जमीन मेरी है, उसे ना ये प्रूफ करना कि बाय द फैक्ट्स ये जमीन आपकी है। आप क्लेम कर दे रहे हो, आपको मिलेगा थोड़ी, जब तक टिल डेट यू हैव टू एस्टैब्लिश योर केस। ए सू बी फॉर लैंड विच बी इन पोजेशन, मतलब ए ने इस लैंड के लिए किया, अभी इस पे बी का पोजीशन है, ठीक है, बी का पोजीशन है। विच ए एजर्ट, ए कह रहा है कि वाज लेफ्ट, ये कहना है कि जो उसको वाज लेफ्ट बाय द विल ऑफ सी बीज फादर, ये विल के थ्रू मिला था, विल के फादर के थ्रू, ठीक है। अब इफ नो एविडेंस वी आर गिवन ऑन देयर साइड बी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजीशन। अगर ए ने ये बोल दिया कि हमें ये ज़मीन तो हमारे पास होना चाहिए इसका पोजीशन, क्यों? क्योंकि बी के जो फादर थे उन्होंने विल के थ्रू ये ज़मीन मुझे दे दिया, और इसलिए इसने क्या कर दिया है, ये इसका क्लेम है। और इस ज़मीन पे अभी कौन रहता है? बी रहता है। अगर दोनों के बीच में केस चले और दोनों ये कोई बी कोई एविडेंस लीड नहीं करे, कोई जीरो एविडेंस लीड करे और ए भी जीरो एविडेंस लीड करे, तो क्या होगा? जो मामला था, बी अगर जमीन पे था तो बी जमीन पर रहेगा उसका पोजीशन। तो इफ नो एविडेंस वेयर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर दोनों साइड से कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा, बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजीशन। सिंपल सा बात है। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए। अब ए को ये प्रूफ करना है कि बी के फादर सी के द्वारा एक विल दिया गया जिसमें एक ये प्रॉपर्टी उस थ्रू ये हमारे पास आया है। एस यू बी फॉर द मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड। ए ने किसको स्यू किया? बी को फॉर द ड्यूज ऑफ द बॉन्ड। द एक्सक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड, दोनों ने एडमिट कर लिया बाय बी says that it was obtained by fraud which A denies. A denies it if no evidence were given on the side A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore the burden proof lies on B। अब जब बॉन्ड का एक्सक्यूशन सही ढंग से हो चुका है, एडमिट हो चुका है, अगर एविडेंस नहीं लीड किया जाएगा, हु विल लॉस? बी विल लॉस। इसमें देखना है किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ आया है। सेक्शन 101 डिफाइंस बर्डन ऑफ प्रूफ।
The section says on warm burden of proof lies. While in section 102 puts it negative term, the burden of proof lies on the party who substantially assert the affirmative and of the issue and not upon the party who denies it. तो भाई जिसने इसका बर्डन ऑफ प्रूफ का एक ही रहा है, जिसने क्लेम करेगा ना, जो वो एजर्ट करेगा उसको प्रूफ करना होगा 99% केसेस में. द पार्टी हु ऑन वॉर्म बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज मस्ट इन ऑर्डर टू सक्सीड एस्टैब्लिश अ प्राइमा फेसाई केस. एक तो प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश करना होगा. इफ यू कैन नॉट, या प्राइमा फेसाई केस आप कैसे करोगे एस्टैब्लिश करने के लिए? यू नीड टू लीड एविडेंस. He cannot on failure to do so take advantage of the weakness of the adversary's case. अभी देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे होता है. आप किसी केस से फंसे हुए, मान लीजिए लास्ट इन थ्योरी में अभी कोर्ट में आपका केस चल रहा, आपने जैसे लास्ट इन थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया, ये प्रूफ प्रोसिक्यूशन के पास चला गया. उसी प्रकार से अब आपके बीच में ए और बी के बीच में वही वो पट्टी है बी वाली, जिसमें बी अभी पोजीशन पे है ना. नॉर्मली एविडेंस लीड नहीं करते तो केस नहीं होता, लेकिन आपने जैसे प्रूफ कर दिया कि सी के फादर ने हमें विल का एक डॉक्यूमेंट दिया है, विल जैसे आप प्रेजेंट करोगे ये यहाँ पे आ जाएगा, बी के सर पे आ जाएगा. मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, हमेशा मूव करता रहता है. कभी आपके सर पे, कभी प्लेंटिफ के, कभी डिफेंडेंट के, कभी प्रोसिक्यूशन के, कभी डिफेंस पे. मतलब क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ, क्रिमिनल ट्रायल हो या सिविल सूट हो, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा होता रहता है. जैसे आपने एक्सप्लेन किया अगले पर चला गया, जैसे उसने एक्सप्लेन किया उस पर फिर आप पे आ गया, तो लास्टली जिस पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाए तभी तो केस का डिसाइड होगा. तो बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल केसेस में प्लेंटिफ को क्या करना पड़ता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. आपको प्रोबेबिलिटी पे ये करना पड़ता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको, मतलब यहाँ पे जो प्रूफ का चांस उस हिसाब से प्रूफ नहीं करना, जब तक क्रिमिनल केसेस में प्रूफ करना पड़ता है. सिविल प्रूफ जो होता है थोड़ा कम होता है. ये डिपेंड, ये है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसा हुआ है. लेकिन क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन जो प्रूफ करना पड़ता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऐसा ही हो सकता है. ओनली द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट कैन बी एस्टैब्लिश. मतलब जो अगर गिल्ट ये सिनेरियो हुआ है, इसको देख के ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोगों ने किया हो, ये इसी ने किया, एक्स ने किया है, यही हाइपोथेसिस होना चाहिए. अगर सबस्टेंशियल एविडेंस की मैं बात करूँ, उसमें सिंपल सा है कि आपको रीजनेबल डाउट में क्या होना चाहिए, सारा जहां से आप यू है एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो, पहले वो कंक्लूसिव हो कि नहीं ये जो पूरा हुआ. लेकिन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो भी सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र का Kadalwar on 6th of May 1981, the expression burden of proof has two distinct meaning. The legal burden, that is the burden of establishing the guilt, ये तो होगा. The evidential burden, the burden of leading the evidence. Notwithstanding the general rule, the burden of proof lies exclusively upon the prosecution. In the case of certain offence, the burden of proving a particular fact and issue may be laid by law upon the accused. ठीक है. This burden is not so onerous as the which on the prosecution is discharged by the proof of balance of authority. तो इस केस में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से वासुदेव रामचंद्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ बताया कि द लीगल बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट. सिंपल सा बात है, प्रोसिक्यूशन के पास क्या होगा, उसको बर्डन करना, एस्टैब्लिश करना उस गिल्ट को. द एविडेंशियल बर्डन, द बर्डन ऑफ लीडिंग. और एविडेंशियल बर्डन क्या है कि आपको लीड करना है एविडेंस. वो बर्डन, वो जो एविडेंस हो वो क्या होना चाहिए, एडमिसिबल होना चाहिए. Notwithstanding the general rule that the burden of proof lies exclusively upon the prosecution. जो जनरल रूल है क्या है कि जब भी क्रिमिनल ट्रायल होता है तो डिफेंस प्रोसिक्यूशन में किसको केस प्रूफ करना होता है, प्रोसिक्यूशन को प्रेस करना है. इन द केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफिंग अ पार्टिकुलर फैक्ट इन इशू मे बी लेट डाउन बाय लॉ अपॉन द एक्यूज्ड. लेकिन कुछ केसेस में एक्यूज्ड पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उसे वो प्रूफ करना है. द बर्डन इज नॉट सो ओनरस दैट इज which lies on the prosecution and discharge by the proof of balance of probability. अभी आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन को क्रिमिनल ट्रायल में कुछ भी प्रूफ करना है तो उसको प्रूफ करना होगा बाय द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर प्रोसिक्यूशन को एक्यूज के खिलाफ कुछ भी केस प्रूफ करना है इन क्रिमिनल ट्रायल, यू मस्ट प्रूव द रीजनेबल
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन अगर एक्यूज, ऐसा लॉ में कहीं पे दिया गया है कि एक्यूज को कुछ प्रूफ करना है, देन उसे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे प्रूव करना होगा। In the case of Anand Mohan v. State of Bihar, where the prosecution has established the guilt of the accused, the burden lie on the him to prove his innocence. अब दो व्यक्तियों में X वर्सेस Y के बीच में अगर X को प्रूव कर दिया स्टेट ऑफ बिहार, इसका पूरी तरह से इसको गिल्ट एक्ट इसकी, अब इसको ना प्रूफ करना कि मैं इनोसेंट हूँ, कि काम तो स्टेट ऑफ बिहार का था प्रोसिक्यूट करने का, तो उसने कर दिया। अब सेक्शन 103 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पार्टिकुलर फैक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पार्टिकुलर फैक्ट लाइज on the person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that proof of fact shall lie on a particular person। अगर कोई बात है जो स्पेसिफिक बात है उस पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में कोर्ट को मैं चाहता हूँ कि कोर्ट उस पर फैसला दे, कोर्ट उस पर डिसीजन दे, तो आपको कोर्ट को बताना होगा पहले। तो जब कोर्ट को आप बताओगे तो यू नीड टू इस्टेब्लिश दैट फैक्ट। उसके बाद उसको इस्टेब्लिश करने का तरीका जो था कि एविडेंस लीड कीजिए एडमिसिबल। तो ए प्रोसिक्यूट फॉर बी फॉर थेफ्ट, ए ने किसको प्रोसिक्यूट किया, बी को फॉर थेफ्ट, एंड विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। और ये बोला कि सर बी ने तो अपना एडमिशन कर लिया सी से, ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। अब ए को ये एडमिशन प्रूव करना पड़ेगा। बी विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट एट अ टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर। अभी बी ने बोल दिया कि मैं तो जिस समय चोरी हुआ है सर उस समय तो मैं कोलकाता में चोरी हुआ, अब मैं था मुंबई में, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है सर, इन ही मस्ट प्रूफ। अब ये बात किसने बोला, चोर जिसको जिसको चोरी करने के आरोप में ए ने प्रोसिक्यूट किया था, इसने क्या लगा दिया, प्ली ऑफ अलाबाई इल्सवेयर, हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 11 में, किसने लगा दिया। अब जो उसने प्ली ऑफ अलाबाई का हेल्प लिया है उसे तो एक्सप्लेन करना, तब भी को प्रूफ करना होगा कि नहीं वो इस समय कोलकाता में नहीं था, वो समय मुंबई में था। सेक्शन 103 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एनी पार्टिकुलर फैक्ट। जब मैं एक पार्टिकुलर फैक्ट कहता हूँ कि मैं कलकत्ता में नहीं मुंबई में था, तो किसको लाइज अ पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑफ द शेर सिंह 1981 व्हेन अक्यूज्ड टेक्स प्ली ऑफ अलाबाई, इट इज हुई हु हैज टू प्रूफ इट। प्रोसिक्यूशन को प्रूफ नहीं करना, तुम कहाँ थे जी, तुम कहाँ थे, तुम बोल रहे हो कि मैं कोर्ट को एक्यूज्ड है मान लीजिए, ये बोल रहा है सर जिस टाइम में प्लेस ऑफ अकरेंस जहाँ पे है मान लीजिए मुंबई, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो था दिल्ली में। ये बात को प्रोसिक्यूशन को प्रूफ नहीं करना है, ये बात को एक्यूज को प्रूफ करना, ये हर केस में आ चुका है स्टेट ऑफ हरियाणा शेर सिंह का। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑफन लाइटेंड बाय प्रिजम्पशंस एडमिशंस स्टॉपेल। लाइटेंड मतलब अगर किसी ने एडमिशन कर लिया, कोई प्रिजम्पशन उसके फेवर में है, तो उसको क्या करना होगा, तो लाइटेंड थोड़ा ही सा बता के फिर वो मूव। आप याद रखना कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक पहाड़ है, एक पत्थर है जो आपके सर पे रहता है। जैसे जैसे आप एक्सप्लेन करते जाओगे पत्थर दूसरे पर शिफ्ट होता जाएगा, जितना शिफ्ट हो जाएगा कि वो उस केस में आखिरी में वो प्रोसिक्यूट हो जाएगा या उसका वो केस उसके खिलाफ चला जाएगा। सेक्शन 104 क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अभी बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to prove such evidence। अब इसको समझने के लिए देखो, A wishes to prove a dying declaration by B, A must prove B is death। अभी आपने देखा होगा जब सेक्शन 32 ऑफ 1 हम पढ़ रहे थे उसमें डाइंग डिक्लेरेशन है DD। डाइंग डिक्लेरेशन में साइन का नाम है कि जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया होगा, मान लीजिए B ने दिया है, अगर बी का मरना, बी का डेथ इज साइन को नाम फॉर द डीडी। तो अगर डीडी प्रूफ करना है आपको, ए विशेष टू प्रूफ आपको, तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना होगा, बी का डेथ। क्योंकि बी का डेथ नहीं होता है तो कभी वो डाइंग डिक्लेरेशन बनेगा नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसे बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, वो उस एविडेंस को एज अंडर द हेड ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल कराने के लिए पहले ये फैक्ट जरूर प्रूफ करना पड़ेगा कि जिसने ये डाइंग डिक्लेरेशन दिया है सर वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुका है इस दुनिया से, इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, ही इज डाइड नाउ। तो
तो ये बात तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सेक्शन 104 वही बात बता रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। कहा कि आपको केस को एस्टैब्लिश करना है प्राइमा फेसाई, ये बार हम कह रहे हैं। एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या देना होगा, एविडेंस देना होगा, और वे भी एविडेंस जो होगा एडमिसिबिलिटी वाले आपको एडमिसिबल कराने होंगे। तो आपको अपने एविडेंस को, डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल कराना है। यू हैव द एविडेंस, यू नीड टू क्या करना है, एडमिसिबिलिटी। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले उसी तरह से ए विशेष टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट ऑफ अ लॉस्ट डॉक्यूमेंट। अभी आप सेकेंडरी 62, 63, 64 में क्या रूल है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है 64 में, कि जब भी कोई बात को आप प्रूफ करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा तो फट चुका है सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा तो सड़ चुका है, मिल नहीं रहा, डिस्ट्रॉय हुआ, फ्लड आया था, खत्म हो गया, अर्थक्वेक में दब गया जमीन के अंदर। आप क्या करोगे, यू नीड टू 65 में लिखा हुआ है कि आपको सेकंड प्रूफ अगर सेकेंडरी से करना है तो पहले ये आपको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि ए जो ओरिजिनल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है। तो देखिए किसी एड वो आपके पास एविडेंस है लेकिन किसी और एक फॉर्म में, रिकॉग्नाइज फॉर्म में, तो उससे पहले उसको एडमिसिबल बनाने के लिए आपको कोई बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसे प्रूफ कर लेना होता है। अब सेक्शन 105 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद इन द एक्सेप्शंस। अब कोई एक्यूज मतलब कोई आईपीसी के एक्सेप्शन में आता है, इंडियन पिनल कोड के एक्सेप्शन में आता है, ये बात किसको प्रूफ करना है, जो एक्यूज्ड है। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी, जब किसी को किसी पर किसी तरह का आरोप लगे, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस bringing the case within any of the general exceptions in IPC or within any special exceptions or proviso contained in other parts of the same code or any law defining the offense is upon him, the court shall presume the absence of such circumstances. The court shall presume, यहाँ पे देखो शब्द क्या है, shall, तब नो डिस्क्रिप्शन, कोर्ट को ये प्रिजम्पशन लेना होगा, नो डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्ट, नो डिस्क्रिप्शन है, एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांस। पहले आपको बर्डन, आपके पास बर्डन ये है कि यूनिट, अगर आप बोलते हो कि ए ने बी का मर्डर किया और ये उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, नेचर ऑफ फैक्ट, तो यू हैव टू प्रूव कि आप इंसैनिटी के एक्सेप्शन में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर जब तक ये फुलफिल नहीं करोगे द कोर्ट शैल प्रेज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांस, उसका है कि कोर्ट को लगेगा कि नहीं आपने नहीं किया है। So A accused of murder alleged that by reason of unsoundness of mind, he did not know the nature of the act. The burden of proof is lies on A. A पे होगा ना, A क्या है कि accused है, उस पे ही ना है कि A नॉर्मली क्या होता है, एक चुपचाप रहता, बी मतलब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लीड करता, लेकिन जैसे ही उसने बोल दिया सर हम तो एक्सेप्शन में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, तो बताइए कैसे आते हैं, यू नीड टू एक्सप्लेन। जैसे आप मुंह खोलिएगा, अगर नॉर्मल सा क्रिमिनल ट्रायल होता है, ए ने मर्डर कर दिया, ए होता, इधर इधर प्रोसिक्यूशन होता, प्रोसिक्यूशन पूरा एविडेंस लीड करता है, इसने ऐसे ऐसे किया, लेकिन ए नहीं है क्या बोला पक्ष सर, कि बोला कि मैंने तो पागल हूँ सर, इंसैनिटी क्लॉज में आता हूँ। भाई प्रूफ करो कैसे इंसैनिटी में आते हो, सिंपल सा बात है। A accused of murder alleged that by a grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control। अभी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, कितना इंटेंसिटी का था, तो ये आपको प्रूफ करना होगा ना। यही चीज सिंपल सा चीज है कि अगर एक्सेप्शन में आपका केस आ रहा है आईपीसी में, तो आपको उस एक्सेप्शन को प्रूफ करना होगा। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द क्रिमिनल केसेस, एवरीवन नोज एन accused is presumed to be innocent till his guilt is proved and the burden lies on the prosecution to prove his guilt, but when the accused raise the benefit of exception, burden lies on him to prove exception। सिंपल सा बात है, ये अगर क्रिमिनल ट्रायल में है, एवरीवन नोज, बच्चा ऑफ द क्रिमिनल लॉ नोन, एवरी बच्चा नोज दैट कि यहाँ पे हमने प्रिजम्पशन ले रखा है कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल हम उसे प्रूफ कर दें अभी भी। लेकिन ये अगर कुछ बोल दे रहा कि मैं एक्सेप्शन में आता हूँ, एक्सेप्शन को का तो इसने ही फैक्ट बताया है, इसी को एक्सप्लेन करना होगा। इन प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, where the probability that the accused has caused death in self-defense was held to be sufficient even though he had not taken his defense in the committal proceeding. Again, the Supreme Court held that the burden of proving that the case comes within any of the general exceptions can be discharged by showing the preponderance of probability. Under Section 105 of the Evidence Act, the burden of proof is on the accused who set up the plea of self-defense, and in the absence of proof, it is not possible for the court to presume the truth of the plea of self-defense। अब कोर्ट का कहना है कि इसको आपको जब एक्यूज के द्वारा कोई एक्सेप्शन को प्रूव करना होगा तो बहुत हाई, जैसे हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं करना होगा, इसे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे प्रूफ कर देना होगा। मतलब प्रूफ करने की थोड़ा सा कम भी प्रूफ किए तो आपका मामला सेटल हो सकता है। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अपन द एक्यूज वाइल क्लेमिंग एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 105 इज कंपैरेटिवली लोअर है, यह प्रूफ करना है। तो अपन अ प्रोसिक्यूटिंग पार्टी इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, दोनों के बीच में अगर ये को अपना एक्सेप्शन प्रूफ करना है, ये थोड़ा कम, अगर ये 80% भी एविडेंस लीड करेगा, 70% भी एविडेंस लीड करेगा तो ये प्रूफ हो सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन पार्टी को 100% दैट इज रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और इसको प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये फर्क हो सकता है। An accused may not have bring the forth evidence to prove innocence beyond a reasonable doubt. However, an accused, when asserting his particular circumstances, fall within an exception under said provision. He alone has the onus of providing the same. जब एक्सेप्शन की बात होगी तो उसको खुद को प्रूव करना। अब सेक्शन 106 में क्या, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज, जो उसके खुद की नॉलेज में, वही मुझे ही बताना, मेरे फैक्ट हैं, मैं खुद जानता हूँ तो मुझे डिस्प्लेन करना। when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. Even a person does not enact and some with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him. ये सिंपल ये समझो कि A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him. अभी उसको जब पकड़ा गया, मतलब उठाया लिया गया, तो उसका टिकट नहीं मिला, वो ट्रेन में चल रहा था। ट्रेन में चलने पर क्या होता है कि एक नॉर्मल कैरेक्टर का आप टिकट लेके चलोगे, लेकिन आपका जो कैरेक्टर वहाँ डिफरेंट हो गया, ये आपको प्रूफ करना कि टिकट था या नहीं था, कैसे था, लेकिन अभी तो टिकट नहीं है आपके पास। ये आप देखिएगा केस ऑफ सावित्री समंतरे वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, 2022 का केस है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वन सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट पोस्टुलेट दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग थिंग्स व्हिच आर विद इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑन द इंडिविजुअल। जिसने बोला कि सर मुझे इस बात की जानकारी है, अब मान लीजिए, तो वो उसी इंडिविजुअल के द्वारा दिया सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे रोड पे, ये रोड है, ये आपकी बाइक है, ये चौक है, ये पुलिस की चेकिंग है जो आपको पता नहीं है। आप बाइक से चौक पे जाते हो, यहाँ पे कोई आदमी लिफ्ट मांगता है, लिफ्ट पे बैठाते हो, फिर बढ़ते हो, पुलिस आपको रोकती है, चेक करती है, पता चलता है जिसको आपने लिफ्ट दिया उसके पॉकेट से 20 ग्राम कोकेन बरामद हो गया। आपको भी उठा लिया जाएगा साथ में हैंडलर के रूप में। 20 ग्राम 40 ग्राम क्या जान सकते हैं कि उसको पॉकेट में क्या था। अब ये फैक्ट तो स्पेशली आपको नोन है ना कि उसको आपने लिफ्ट दिया, ये तो आपको प्रूफ करना ही होगा। पोस्टुलेट द बर्डन ऑफ प्रूविंग थिंग्स व्हिच आर विद इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ इंटेलिजेंस। ये तो पुलिस को पता नहीं ना था कि आपने, उसने तो नॉर्मल एक चेकिंग लाया हुआ था, नॉर्मल चेकिंग में हेलमेट चेकिंग हुई, लेकिन जो आपके साथ बैठा हुआ बंदा था उसके पॉकेट से कोकेन निकल गया। अभी इसको पता है ये बात कि आप उसको जानते नहीं हो, ये आपको पता है, आपने उससे लिफ्ट दिया चौक पे, ये आपको पता है, तो यू नीड टू लीड एविडेंसेस। Although the section is no way exonerate the prosecution from discharging its burden of proof beyond reasonable doubt, it merely prescribe that when an individual has done an act with an intention other than which the circumstances indicate, the onus of proving the specific intention falls in the individual and not on the prosecution. If the accused had a different intention, then the facts are especially within his knowledge which he must prove. अगर आपको इंटेंशन अलग था, इंटेंशन ही डिफरेंट था, अगर हो सकता है कि 20 ग्राम बेचने के लिए ले जा रहा था, ये आपका इंटेंशन अलग था, लिफ्ट देने का इंटेंशन अलग था, तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। Thus, although Section 106 is no way aimed or relieving the prosecution from its burden to establish the guilt of accused, lastly the prosecution को अपना काम करना ही करना। It applies to a case where the chain of events has been successfully established by the prosecution from which a reasonable inference is made out against the accused. Moreover, in a case based on circumstantial evidence, whenever an incriminating question is posed to the accused and he or she either evades responses or offer a response which is not true, then such response will itself become an additional link to the chain of events. तो चेन ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी से कोई इंक्रिमिनेटिंग सवाल पूछा गया, आपके पास ऑप्शन है कि आप जवाब नहीं दीजिए, लेकिन जब आप जवाब नहीं दीजिएगा, वो एक तरह से हर ऑफर विच इज नॉट ट्रू, एवरी रिस्पॉन्स इज इटसेल्फ बिकम एन एडिशनल लिंक इन द चेन ऑफ इवेंट्स। तो इस तरह से आप बर्डन ऑफ प्रूफ समझिए। बर्डन ऑफ प्रूफ इज समथिंग विच इज अ क्या है, स्टोन जो आपके सर पे होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है, और जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं स्टोन का कुछ पार्ट, फिर आपने एक्सप्लेन किया, फिर वो स्टोन का, अगर आपने सही ढंग से पूरा बात को एक्सप्लेन कर दिया
तो ये पूरी तरह से मूव कर जाएगी। और बात को एक्सप्लेन करने से मतलब है बात को एक्सप्लेन करने के बाद उसे प्राइमा फेसाई इस्टेब्लिश करना, जैसे कि थ्रू द एविडेंस थ्रू, और वो एविडेंस भी एडमिसिबल होना चाहिए। तो सेक्शन 101 से सेक्शन 106 तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप अगर वेयर एक्ट या नोट्स ये लेने चाहते हो तो juriscrack.com पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। इसके बेयर एक्ट भी आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें भी। थैंक यू।